आपकी होस्ट आरती सिंह हाजिर हूँ एक और बेहतरीन सेशन लेकर, जिसमें मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। आपकी साइकोलॉजी में आपको दिए गए होते हैं अधिगम के विकार। यानी कि ये जो आज का टॉपिक है, ये आप चाहे सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर आप एस्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर आप राजस्थान टेट का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि आप किसी भी स्टेट का टेट एग्जाम दे रहे हैं, उन सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट साबित होने वाला है। क्योंकि देखिए, आपसे जो आपका सीटेट का एग्जाम 20 अगस्त को होने वाला है, उसमें आपसे एक से दो क्वेश्चन आपसे इन अधिगम विकारों से पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं आपसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड सेशन स्टार्ट करने से पहले देखिए, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है, ये सेशन आपको अच्छे लगते हैं, आपका जो भी कन्फ्यूजन है इनको लेकर, जो भी आपके टॉपिक हैं, आपका जो भी कन्फ्यूजन होता है उनमें, अगर वो कन्फ्यूजन दूर होता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्योंकि देखिए, आपका एक सब्सक्रिप्शन मतलब मेरे को मोटिवेशन देता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए नए नए सेशन लेकर आती रहूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, देखो फर्स्ट है, सबसे पहले क्या है, डिसलेक्सिया। सबसे पहले क्या है, डिसलेक्सिया। तो देखो, जैसे ये नाम से ही पता चल रहा है डिसलेक्सिया। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जो डिसलेक्सिया है, इसकी खोज किसने करी थी? इसकी खोज करी थी ओसवाल्ड बरखान ने। डिसलेक्सिया की खोज किसने करी थी? ओसवाल्ड बरखान ने। ये आपसे पूछा नहीं गया है, आज तक ये आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा नहीं गया है कि इसकी खोज किसने करी थी या इसका नाम किसने दिया था। देखो, इसका नामकरण किसने दिया था? इसका नामकरण किया था रुडोल्फ ने। अगर आपसे पूछ ले, देखो सीटेट में ऐसे आपसे ट्रिकी क्वेश्चन नहीं पूछता, ऐसे वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन नहीं पूछता। सीटेट में तो आपको थोड़ा घुमा फिरा के देगा, बड़ी सी स्टेटमेंट मिलेगी आपको एंड उसका छोटा सा आंसर होगा। तो सीटेट में तो आपको डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बट अगर आप किसी स्टेट टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपसे मोस्टली पूछ लिया जाता है कि जो ये डिसलेक्सिया वर्ड है, डिसलेक्सिया शब्द है, इसकी खोज करी थी बरखान ने। किसने खोज करी थी? इसकी खोज करी थी बरखान ने। और अगर हम बात करें कि जो डिसलेक्सिया शब्द है, इसका नामकरण किसने किया था? इसका नामकरण किया था रुडोल्फ ने। इसका नामकरण किया था रुडोल्फ ने। अब देखो, अब ये हमने समझ ली इसकी बेसिक चीजें कि बरखान ने क्या किया था, रुडोल्फ ने क्या किया था। अब ये देख लेते हैं। देखो, डिसलेक्सिया बेसिकली होता क्या है? पठन संबंधी विकार होता है। जो कक्षा में अधिगम करता होता है उसको, मतलब जो भी आपकी विषय सामग्री दी गई होती है उसको पढ़ने में कठिनाई का अनुभव होता है। तो ये आपकी टर्म होती है पठन संबंधी विकार से। मैं शॉर्ट में कहूँ, शॉर्ट में अगर मैं डिसलेक्सिया को डिफाइन करना चाहूँ तो ये क्या होता है? पठन संबंधी विकार। पठन संबंधी विकार, तो इतना आप मेंशन कर लीजिएगा, इसके सामने नाम लिखिए, इसके सामने लिख लीजिए पठन संबंधी विकार। देखो, अब मैंने आपके सामने जो आपके एग्जाम में जो भी आपको वर्डिंग करके दी जाती है कि अधिगम करता होता है, उसको कक्ष में आपकी जो विषय सामग्री दी गई होती है उसको पढ़ने में कठिनाई का अनुभव होता है, इस तरीके की आपको वर्डिंग मिलती है हिंदी में। इंग्लिश में तो आप इजीली कवर कर लेंगे, बट हिंदी में थोड़ी दिक्कत होती है बच्चों को। तो मैंने आपको वर्डिंग भी बता दी कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे क्वेश्चन ऐसे देंगे कि कोई अधिगम करता है, या फिर ये कहूँ कोई स्टूडेंट है या कोई लर्नर है जिसको कक्षा कक्ष में विषय सामग्री को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव हो रहा है, तो उसके वह कौन से विकार से ग्रस्त है, ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा। आपसे पूछेंगे वो कौन से विकार से ग्रस्त है, तो आपको दे दिया जाएगा डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, या फिर मैं कहूँ डिसकैल्कुलिया या डिस्फ्लेक्सिया। आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से आपको एक टिक करना होता है। तो देखो, अगर पठन संबंधी विकार हो तो पठन संबंधी विकार में आपका आएगा डिसलेक्सिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपकी जो टर्म दी गई है वो है डिसग्राफिया। देखो, डिसग्राफिया जैसे ये वर्ड है, अब इसमें एक वर्ड है ग्राफ। ग्राफ क्या होता है? हम हाथ से बनाते हैं। ग्राफ क्या होता है? हम हाथ से बनाते हैं। इस तरीके के ग्राफ हम हाथ से बनाए जाते हैं। इस तरफ एक्स एक्सिस, इस तरफ वाई एक्सिस, एंड ये आपका जेड एक्सिस। तो ये आपकी ग्राफ एक टर्म होती है जो लिखने से संबंधित है। देखो, जैसे मैंने आपको बताया था, डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया है पठन संबंधी विकार। बट अगर हम बात करें डिसग्राफिया की, तो डिसग्राफिया होता है आपका लेखन संबंधी विकार। डिसग्राफिया क्या होता है? आपका लेखन संबंधी विकार। इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चा जो अक्षरों की बनावट होती है। देखो, डिसग्राफिया में क्या होता है कि जो
अक्षरों की बनावट होती है, बच्चा उनको मतलब पहचानने में कठिनाई का अनुभव करता है। डिस्ग्राफिया में क्या होता है कि बच्चे के सामने, बच्चे के समक्ष हम मतलब कुछ प्रस्तुत करते हैं, कोई हमने विषय सामग्री प्रस्तुत करी है, तो उसमें जो अक्षरों की बनावट है, जो अक्षरों की बनावट है उसको पहचानने में कठिनाई का अनुभव किसमें होता है? डिस्ग्राफिया में। अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहें, जैसे मैंने आपको बताया था पठन संबंधी विकार क्या होता है? डिसलेक्सिया। अगर आप शॉर्ट में मेंशन करना चाहें तो डिस्ग्राफिया के सामने आप मेंशन कर लीजिएगा कि जो आपकी, एक मिनट के, लेखन संबंधी विकार, किसका है ये? लेखन संबंधी विकार। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि जो आपका डिस्ग्राफिया है वो क्या है? लेखन संबंधी विकार है। डिस्ग्राफिया क्या है आपका? लेखन संबंधी। मैंने आप यहाँ पे मेंशन कर दिया लेखन संबंधी। आई होप आपका जो डिसलेक्सिया और जो डिस्ग्राफिया को लेकर कंफ्यूजन था वो आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि डिस्ग्राफिया क्या होता है, डिसलेक्सिया क्या होता है। नेक्स्ट अगर टर्म है हमारे साथ, क्या है हमारे पास? नेक्स्ट टर्म है डिसकैलकुलिया। देखो कोई भी वर्ड आपको दें, अधिगम विकार में तो सबसे मतलब अच्छा तरीका होता है क्वेश्चन सोल्व करने का क्या, कि जो आपका वर्ड गिवन है ना, जो आपका वर्ड गिवन है आपको उसको है ना मतलब दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। जैसे डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, जो आगे की टर्म है डिस, ये तो आपकी होती है मतलब कोई भी विकार उससे रिलेटेड होती है, बट जो पीछे की टर्म दी गई होती है जैसे डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, या फिर मैं बात करूं डिसकैलकुलिया की, तो डिसकैलकुलिया आप देखो कैलकुलिया किससे बना होता है? कैलकुलेटर से कहूं या फिर गणना से कहूं या कैलकुलस से कहूं, कोई भी वर्ड यूज कर लीजिए आप, कैलकुलस कर लीजिए, कैलकुलेटर कर लीजिए, या फिर मैं कहूं गणना। हिंदी में अगर मैं वर्ड यूज करना चाहूंगी इसके लिए तो गणना। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो गणना संबंधी विकार, गणना संबंधी विकार किसमें होता है आपका? गणना संबंधी विकार होता है डिसकैलकुलिया में। या फिर आपको अगर मैं अच्छे से समझाना चाहूँ कि जो बच्चा है जो अधिगम करता है वो कक्षा कक्ष में घटा, जोड़, गुणा, भाग ये अच्छे से नहीं कर पाता, या फिर उनको सोल्व करने में उसको कठिनाई का अनुभव होता है, तो वो रोग आपका किस में आता है? वो विकार आपका किस में आता है? डिसकैलकुलिया में। नेक्स्ट टर्म देखें तो नेक्स्ट टर्म क्या है? डिस्प्रेक्सिया। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये तो मोस्टली 3 टर्म है, इजी है, मतलब मोस्ट स्टूडेंट ने पढ़ी होती हैं जो सी टेट की या किसी भी स्टेट टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इन तीनों से तो परिचित होते हैं सभी। ये तो आपकी बेसिक टर्म है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है जो डिस्प्रेक्सिया है। देखो डिस्प्रेक्सिया क्या है? डिस्प्रेक्सिया में क्या होता है? इसमें अधिगम करता, मतलब ये एक अलग तरीके का विकार है। इसमें क्या होता है कि इसमें अधिगम करता या फिर जो स्टूडेंट है या फिर मैं ये कहूँ कि कोई बच्चा है वो मतलब अपनी आंखों और अपने हाथों में समन्वय नहीं कर पाता, यानी कि हमारी नजर एक दूसरी तरफ होती है और हमारे हाथ किसी दूसरी तरफ, हम देख किसी दूसरी तरफ रहे होते हैं बट हम काम किसी दूसरी तरफ कर रहे होते हैं, मतलब वो समन्वय स्थापित नहीं कर पाता आंखों और अपने हाथों में। जो आपके, मैं या फिर ये कहूँ हाथों क्या, हाथ क्या कहूँ मैं, या फिर ये कहूँ जो आपके सूक्ष्म गतिक कौशल होते हैं, सूक्ष्म गतिक कौशल होते हैं। सूक्ष्म गतिक कौशल में अब आपके हाथ का प्रयोग भी आ गया, पैर का प्रयोग भी आ गया, पैरों का प्रयोग आ गया। सूक्ष्म गतिक कौशल में जो जो आते हैं उनमें समन्वय स्थापित नहीं कर पाती आंखें। ठीक है, तो इसमें देखो मैं अगर एग्जांपल दूं, अगर आपको एग्जांपल दूं, अगर क्लियर नहीं हुआ तो एग्जांपल दूं, तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई मतलब क्रिकेट के मैच से कोई भी एग्जांपल उठाएं, तो क्रिकेट के मैच में क्या होता है कि कैच पकड़नी होती है। क्रिकेट के मैच में क्या होता है कि कैच पकड़नी होती है, तो इसमें आपका होगा एग्जांपल कि जो आपका खिलाड़ी है उसके द्वारा कैच को ना पकड़ा जाना, खिलाड़ी के द्वारा कैच को ना पकड़ा जाना, ये आपका एग्जांपल किसका है? डिस्प्रेक्सिया का। डिस्प्रेक्सिया में क्या होता है कि आंखों और सूक्ष्म गतिक जो कौशल होते हैं उनमें समन्वय स्थापित नहीं होता। शॉर्ट में बता रही हूँ, समन्वय स्थापित नहीं कर पाता बच्चा, किसमें नहीं कर पाता? आंखों और सूक्ष्म गतिक कौशल में समन्वय स्थापित नहीं कर पाता। ये आपकी टर्म थी डिस्प्रेक्सिया। नेक्स्ट देखो ADHD। नेक्स्ट टर्म आपकी क्या दी गई है आपको? ADHD। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, देखो इसकी फुल फॉर्म अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर।
ये इसकी फुल फॉर्म है, ये इसकी फुल फॉर्म है। या फिर मैं इसको मतलब देखिए, ये आपको इंग्लिश में टर्म मेंशन करके दी गई है। अगर मैं हिंदी में वर्ड यूज करूं एडीएसडी के लिए, एडीएसडी के लिए अगर मैं हिंदी में वर्ड यूज करूं तो ये होता है कि अवधान संबंधी विकार। मैं इसको मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे कि आपका ये होता है अवधान संबंधी विकार। क्या है ये? अवधान संबंधी विकार है। इसमें बच्चे की क्या प्रॉब्लम होती है कि बच्चा किसी एक चीज पे अपना ध्यान नहीं लगा सकता, अपने माइंड को कंसंट्रेट नहीं कर सकता। या फिर जैसे मान लीजिए अध्यापक कक्षा कक्ष में बच्चे को पढ़ा रहा है एंड आप पढ़ा रहे हैं कक्षा कक्ष में बच्चे को, और आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि आप मान लीजिए आप उनको टेबल लर्न करवा रहे हैं। जिस बच्चे को ये प्रॉब्लम है एडीएचडी, अगर मान लीजिए आप बच्चे से पूछते हैं क्लास में कि 3 4 जा कितना होता है, 3 4 जा कितना होता है, एंड ये टेबल आपने अभी रिसेंट पढ़ाई है बच्चे को, बट वो फिर भी उसका जवाब नहीं दे पाता, तो उसमें क्या होता है एडीएचडी, कि उसका अवधान, उसका मतलब ध्यान केंद्रित नहीं है उस चीज पे जो आप पढ़ा रहे हैं, उस चीज पे बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पाता। तो ये आपका आता है किसमें? एडीएचडी में। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट है आपकी अफेजिया। नेक्स्ट टर्म आपकी क्या गिवन थी? नेक्स्ट टर्म आपकी अफेजिया। क्या गिवन है आपको? अफेजिया। देखो इस विकार में क्या होता है, अफेजिया में क्या देखने को मिलता है आपको? मोस्टली अफेजिया में होता है कि जो अधिगम करता है, इसमें अधिगमकर्ता को प्रॉब्लम ये होती है कि हम मतलब मौखिक रूप से हम कोई भी चीज बच्चे को समझाना चाहें, मौखिक रूप से अगर हम कोई भी चीज अधिगमकर्ता को समझाना चाहते हैं तो उस चीज को अधिगमकर्ता नहीं समझ पाता, या फिर जो उसके माइंड में थॉट डेवलप होने चाहिए थे। जैसे मैं बोल रही हूँ, जैसे मैं आपको अब ये विकार समझा रही हूँ, और मान लीजिए सपोज कर लीजिए, ऐसा है नहीं बट मान लीजिए कि आपको अफेजिया है, आप अफेजिया से ग्रस्त हैं, तो मैं जो बोल रही हूँ यहाँ पे उनमें से आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। यानी कि जो मैं वर्बली आपको समझा रही हूँ, जो वर्बली या मैं मौखिक रूप से आपको समझाना चाह रही हूँ, उसमें से आपको 1% भी समझ नहीं आएगा। तो ये आपका होता है अफेजिया। अफेजिया क्या होता है कि हम मौखिक रूप से बच्चे को कुछ समझाना चाहें, मौखिक रूप से हम बच्चे को कुछ पढ़ाना चाहते हैं, बट वो उस चीज को नहीं समझ पाता, मौखिक रूप से नहीं समझ पाता, मौखिक रूप से नहीं समझ पाता, मौखिक रूप से नहीं समझ पाता। मैंने क्रॉस कर दी है शॉर्ट में। नेक्स्ट अपने को टर्म क्या गिवन है? नेक्स्ट अपने को टर्म गिवन है डिसअफेजिया। नेक्स्ट अपने को टर्म गिवन क्या है कि डिसअफेजिया। अब डिसअफेजिया में क्या होता है? डिसअफेजिया में क्या होता है? देखो ये तो सबसे ही मैं ये कहूंगी कि लो लेवल का विकार है। ये लो लेवल का विकार मैं इस वजह से कहना चाहूंगी क्योंकि डिसअफेजिया में बड़े विचित्र प्रकार की बीमारी होती है कि जो बच्चा होता है वो अपनी मातृभाषा कहूँ या फिर जो उसकी प्राथमिक लैंग्वेज होती है, जो प्राथमिक भाषा होती है, उसको नहीं सीख पाता डिसअफेजिया में। डिसअफेजिया में क्या होता है कि जो बच्चा है वो अपनी प्राथमिक भाषा को या फिर जो उसकी मातृभाषा होती है उसको ही सीखने में सक्षम नहीं होता। तभी मैं इसको लिए कह रही हूँ कि विचित्र तरीके की, ये देखिए मैं यहाँ पे कर देती हूँ मातृभाषा कहूँ या फिर कहूँ प्राथमिक भाषा को नहीं सीख पाता, तो ये आपकी बड़ी विचित्र बीमारी है डिसअफेजिया। डिसअफेजिया क्या है? बड़ी विचित्र बीमारी है। नेक्स्ट अपन को टर्म क्या गिवन है? नेक्स्ट टर्म अपन को गिवन है डिमेंशिया। डिमेंशिया क्या होती है? इसमें है ना, डिमेंशिया में क्या होता है कि बच्चे की याददाश्त कमजोर होती है। डिमेंशिया में क्या होता है कि मुख्यतः आपको देखने को मिलेगा कि बच्चे की याददाश्त कमजोर हो जाती है। देखो डिमेंशिया वैसे तो अगर एज के अकॉर्डिंग देखें तो जो बुजुर्ग होते हैं उसमें डिमेंशिया के लक्षण या फिर सिम्टम देखने को मिलते हैं। बट अगर किसी को डिमेंशिया विकार है तो ये इन चीजों के लक्षण उसको छोटी एज में भी दिखाई देने लग जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट है या कोई अधिगम करता है, उसको डिमेंशिया है, अब उसकी एज तो छोटी होगी बट उसकी जो याददाश्त है वो कमजोर होगी। बुजुर्ग जो व्यक्ति होता है उसकी तरह इसकी याददाश्त कमजोर होगी। तो डिमेंशिया आपकी क्या है? याददाश्त से रिलेटेड आपकी जो विकार है वो है डिमेंशिया। याददाश्त, देखो याददाश्त
से संबंधित आपका विकार क्या है? डिमेंशिया। एंड ये लास्ट है आपका आज का इंसोमेनिया। इंसोमेनिया तो सबको पता होगा ही, बट इंसोमेनिया क्या होता है? इंसोमेनिया की कंडीशन में क्या होता है कि जो अधिगम करता है वो अवसाद की स्थिति में रहता है, नींद नहीं आती, मतलब ऐसे उसकी स्थिति हो जाती है कि रात में उसको नींद नहीं आती और पूरे दिन वो अवसाद की स्थिति में रहता है। कक्षा में अध्यापक ने क्या करवाया है, ना उसको ज्ञान होता है, ना कोई उसको चीज समझ में आती है। आप चाहे क्लास में कुछ भी करवाइए उसकी तरफ से, वो हर समय अवसादग्रस्त रहता है। तो इंसोमेनिया रहता है कि नींद न आना, नींद न आना, या फिर आपके एग्जाम में दे दिया जाएगा कि अवसादग्रस्त रहता है अधिगम करता, अवसादग्रस्त रहता है अधिगम करता। तो देखो ये आपके जो इम्पोर्टेंट अधिगम विकार थे, ये मैं आपके आज लेके आई हूँ। नेक्स्ट जो आपका पार्ट है अधिगम विकार का, नेक्स्ट लेके आऊंगी। इतने ही मतलब याद मैंने 9 करवाए अधिगम विकार आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। आपके 10 से 15 अधिगम विकार और हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि देखिए अगर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ अधिगम विकार, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सीटेट के साथ साथ जो आपके और भी एग्जाम होते हैं स्टेट टेट के, आप उनको भी अच्छे से कवर कर ले। सीटेट में तो आपको डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्प्लेक्सिया, इससे ज्यादा डीप नहीं गया है। ये मैं आपकी स्टेट टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो ऐसे ही आपके 10 से 15 बचे हुए हैं जो मैं आपके कल लेके आने वाली हूँ। तो आज के लिए सेशन इतना ही रखते हैं, फिर ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने आज आपको आधे करवाए, आधे कल करवाऊंगी, ठीक है। और देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं ना, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए, जिससे देखो बच्चों को भी बेनिफिट हो। आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है 20 अगस्त, आपका एग्जाम होने वाला है सीटेट का। एंड मैं तो ये मानती हूँ कि जो इस बार का सीटेट एग्जाम है वो आपके मतलब आपके लिए मैं ये कहूँगी कि लाइफ चेंजिंग, आपका टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपकी लाइफ का। क्योंकि जो इस बार आप सीटेट देंगे, अगर आपका इस बार सीटेट क्वालिफाई होता है तो आप डीएसएसबी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आपकी ईएमआरएस की वैकेंसी आ चुकी है, तो देख लीजिए। तो इसीलिए कहती हूँ कि आपका 20 अगस्त को जो एग्जाम आने वाला है वो आपका इस बार क्रैक होना ही चाहिए। लास्ट ईयर नहीं हुआ, उससे लास्ट ईयर नहीं हुआ, उसके कुछ भी रीजन हो सकते हैं, बट इस बार जो आपका एग्जाम है सीटेट का वो क्रैक होना चाहिए। क्योंकि आपकी वैकेंसी आ रही है। अब अगर देखो आपने ईएमआरएस की वैकेंसी निकाल दी, डीएसबी की वैकेंसी निकाल दी, तो आगे कुछ नहीं पता होता कब वैकेंसी आएंगी, कुछ फिक्स नहीं होता कौन सा बोर्ड कब वैकेंसी निकालेगा। तो आप मतलब फोकस कीजिए अभी से अपना, मतलब जो ऐसे मत सोचिए कि मेरे को 90 मार्क्स लाने हैं। अगर आप ऐसा सोचेंगे ना कि आपको 90 मार्क्स लाने हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे मत सोचिए आप, मतलब ऐसे एज ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेके चलिए इसको कि हाँ हमारा कंपटीशन खुद से है। ये चीज है, इसमें बच्चा पता है कहाँ मार खाता है? सीटेट के एग्जाम में सबसे ज्यादा बच्चा मार यहाँ खाता है कि ये सोचता है कि मतलब मैं अगर पढ़ूंगा तो मेरे को 90 मार्क्स देना, मेरा किसी के साथ कंपटीशन थोड़ी ना है, मेरी कट ऑफ थोड़ी ना जा रही है, ऐसे सोचता है। फिर वहां पे बच्चा मार खाता है। हर बार 10 से 15 लाख बच्चे बैठते हैं, जिनमें से 3 से 4 लाख बच्चों का ही सीटेट क्वालिफाई हो पाता है। सोचो कि वो तो क्वालिफाइंग एग्जाम है, आगे आप टीचिंग लाइन में जाएंगे तो आपकी कट ऑफ कितनी आई जाती है, सोचिए आप। और दिन प्रतिदिन आपका कंपटीशन कम नहीं बढ़ रहा है। जो आपसे नीचे की जो एज के बच्चे आ रहे हैं वो मतलब सुपर माइंडेड आ रहे हैं आपसे, आप तो उनके सामने कुछ नहीं होते। तो आप जल्दी से जल्दी अपना सीटेट क्रैक कीजिए एंड आप जॉब लीजिए डीएसएसबी में, ईएमआरएस में, आपकी जो भी आप दे रहे हैं। एंड आपके लिए जो बिहार में इतनी बड़ी वैकेंसी आई है उसमें भी आप लोग एलिजिबल कर दिए गए हैं कि जिनका सीटेट इस बार क्लियर होता है वो भी एलिजिबल होंगे। तो ये आपके लिए तो एक सोने पे सुहागा हो गया, आपके लिए वैकेंसी है। तो इस बार सीटेट क्रैक कीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव सेशन में। एंड लास्ट में फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।